Welcome everyone to the channel of अंशुधर तिवारी। जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे भाई अपना प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन और उसको हम लोगों ने करना था थोड़ा सा कंप्लीट। देखिए भाई 12th के सिलेबस को पढ़ने के लिए आप डायरेक्ट 12th पे नहीं पढ़ सकते, पहले आपको सारी चीज़ें रिवाइंड करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी लिए हम लोग क्या किए थे भाई, अपना चीज़ें बेसिक्स कंप्लीट कर रहे थे और बेसिक्स का हाफ हम लोगों ने कर लिया था। टुडे हम लोग फिर से अपना जो बेसिक्स हैं लाइक प्रीवियस ईयर क्लास 11th वाले चीज़ें सेक्शंस जो हैं उसको हम लोग आज अपना कंप्लीट करेंगे, ताकि अपना 12th वाली चीज़ें जल्दी से जल्दी शुरुआत हो सके। क्योंकि एक बार बेस बन गया तो 12th वाली चीज़ों को करने में हमें बिल्कुल समय नहीं लग रहा है, वो मैक्स 1 वीडियो में और लगेगा। मतलब मुझे लगता है कि मैं हम लोग 2 से 3 वीडियो में अपना ये सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ भाई, आप लोगों को हिंट बहुत सही दूँगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएँगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए पहली चीज़ें जो हम लोग आज पढ़ने वाले, अच्छा मैं पढ़ा ऐसे रहा हूँ भले, आप चाहो वीडियो पूरा देखिएगा, चीज़ों को शेयर कीजिएगा और इसको फ़ास्ट करके भी देखा जा सकता है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग अपना बेसिक्स कंप्लीट किए थे। प्रोबेबिलिटी क्या था? चांसेस ऑफ अकरेंस, ठीक ना? चांसेस ऑफ अकरेंस यानी किसी भी क्रिया के होने की जो चांस होता है या उसके होने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग संख्याओं के रूप में प्रोबेबिलिटी के एक सेक्शन है गणित का जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं भाई। तो जिसके अंतर्गत हमने ये भी जाना था कि प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है बेटा वो जनरल वे में 0 से 1 के मध्य ही होता है। 0 से 1 के मध्य उसका मान होता है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ भाई, प्रोबेबिलिटी कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट कोई घटना है ई उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सदैव या तो 0 से बड़ी रहेगी या तो 0 के बराबर रहेगी। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि भाई सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस क्या था भाई? तो सैंपल स्पेस के रूप में हम लोगों ने जाना था कि प्रतिदर्श समिष्टि यानी कि वो सभी संभावित मान जो कि पॉसिबल हैं, यानी कि उदाहरण के रूप में एक बार प्रतिदर्श समिष्टि या सैंपल स्पेस को ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कॉइन को फेंका तो कॉइन के दोनों चांसेस आने की प्रवृत्ति, मैं कह दूं कि एक कॉइन को फेंकने के बाद एक सिक्के को उछालने के बाद उसके हेड या टेल लेने की प्रवृत्ति, मैंने दोनों चीजों को एक साथ बोल दिया। यानी कि एक बार और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने पासे को फेंका और पासे फेंकने के बाद 1 से 6 तक की संख्याएं आने की प्रवृत्ति। बाबू अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 to 6 नंबर बाय टॉसिंग अ डाइस। तो वो तो सभी है ना, सभी के सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, उसमें 1 से 6 तक की सभी संख्याएँ आएँगी। तो ऐसे सिचुएशन में जब किसी सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है बेटी? 1 रहती है, हमेशा 1 ही रहेगी। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी का रेंज है, रेंज जो प्रोबेबिलिटी का होता है, वो रेंज होता है बेटा आपका 0 से लेकर 1 तक। ये याद रखेंगे। अच्छा इसमें ध्यान देंगे, मैं सेट वाला कुछ सिंबल्स बनाता हूँ भाई, उसको ध्यान दे दीजिएगा। ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया है, दैट कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये बताता है कि 0 और 1 दोनों इस रेंज के अंतर्गत इंक्लूडेड है, आप इनको भी लेंगे, ठीक है? अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ का ज़िक्र किया था जिसको हम लोग कहते थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या कहते रहते भाई? म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को, अच्छा भाई हिंदी वाले थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको शब्दों को पकड़ने में दिक्कत हो रही हो, तो एक बार आप ना पीछे जो चीज़ें पढ़ी थी, आप लोग कहीं न कहीं उसको नोट किए होंगे और नोट नहीं किया है तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे उस नोट्स को भी आपको दे दिया है, जिसको कहते हैं हम परस्पर अपवर्जी घटनाएँ। परस्पर क्या बेटा? अपवर्जी घटनाएँ, ठीक है ना? अपवर्जी घटनाएँ जो परस्पर होती हैं, जो भिन्न-भिन्न होती हैं, दोनों में कोई समानता नहीं होती, कोई सेक्शन कॉमन नहीं होता है, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी जो होती है, मैंने कोई 2 परस्पर अपवर्जी घटनाएँ ले लिया, एक ले लिया ई और एक ले लिया आपका एफ। अब इन दोनों के एक साथ होने की जो संभावनाएँ हैं, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है ई इन यूनियन एफ, इसका जो मान होता है बेटा वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्यों? क्योंकि बिकॉज़ क्योंकि ये दोनों परस्पर अपवर्जी होने के कारण इनके अंदर
कुछ भी कॉमन नहीं होता और इसका मान क्या होता है बेटा? सदैव 0 होता है, इसलिए उसको हम लोग काउंट नहीं करते। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं कह दे रहा हूँ कि कोई इवेंट है, कोई ऐसा मैं सेक्शन बना दे रहा हूँ, ऐसा मान लीजिए ये एक घटनाओं का समूह है। ये ई1 है, ये सैंपल स्पेस है कंप्लीट, ये आपका ई1 है, ये आपका ई2 है और ये आपका ई3 है और ये आपका क्या है बेटा? ई4 है, ठीक है? और ये आपका हो गया ई5। अब ये देखिए ये पूरा सैंपल स्पेस मैंने 5 हिस्सों में बाँट दिया है। अब मैं कह दूँ बाबू कि इन सभी को आप एक साथ इनकी प्रोबेबिलिटी का जब योग करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई5, ये सभी को आप एक साथ जोड़ेंगे ना तो इन सभी का मान किसके बराबर रहेगा बेटा? 1 के ही बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि सैंपल स्पेस का सदैव मान क्या होता है? उसकी प्रोबेबिलिटी सदैव 1 के बराबर होती है। चलिए, अब कुछ चीज़ों को जल्दी से हम लोग बेसिक्स को और देखते हैं। देखिए भाई, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी को जब पढ़ना चालू करेंगे, प्रोबेबिलिटी होता क्या है ये तो हमने सीख लिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी को पढ़ना चालू करेंगे तो प्रोबेबिलिटी को 2 तरीकों से हम लोग पढ़ते हैं। एक सांख्यिकीय दृष्टिकोण से, किससे बेटा? सांख्यिकीय दृष्टिकोण से, ठीक है? सांख्यिकीय दृष्टिकोण का मतलब हो गया इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच, स्टैटिस्टिकल अप्रोच। और दूसरा होता है बेटा आपका जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल अप्रोच या उसी को कहते हैं शास्त्रीय, शास्त्रीय देखिए मेरे थोड़ा-सा ये मात्रा का दिक्कत होता है, शास्त्रीय दृष्टिकोण से, ठीक है ना? जो एक्चुअल में हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको आप लोग क्लास 9th में प्रयोग किए होंगे, क्लास 10th में प्रयोग किए हैं, अब क्लास 11th और 12th में भी इसको प्रयोग करते हैं, दैट इज़ नोन एज़ क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच। अब देखिएगा, जैसे जो स्टैटिकल अप्रोच होता है बेटा, ये हमने जैसे कोई आपने कोई ट्रायल किया, कोई परीक्षण किया, कोई प्रशिक्षण किया, अब कितनी बार मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिक्के को फेंक रहा हूँ, मैं 10 बार फेंकना है मेरे को। मैं 10 बार फेंकने के बाद कितनी बार मैंने हेड प्राप्त किया है, ये मैं ऑब्ज़र्व करूँ। तो स्टैटिकल अप्रोच क्या कहता है कि जैसे मैंने इवेंट ए के रूप में ले लिया है, ठीक ना? किसके रूप में? ए के रूप में ले लिया है। अब मैं कह रहा हूँ घटना ए है। तो स्टैटिकल अप्रोच में क्या लिखते हैं बेटा? पी ए के रूप में नंबर न्यूमेरिकल ट्रायल्स इन व्हिच इवेंट ए हैपेंड। मतलब ये समझिएगा ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है ना केवल आपकी भाषा का अंतर है और कोई इसमें अंतर नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई? कितनी बार आपका जो इवेंट ए जो आपने ये अपनाया है, वो कितनी बार सफल है? कितनी बार आपके वो घटनाएँ घट रही हैं? मैंने कहा ना सिक्का को फेंका है, 10 बार मैंने फेंका है। मान लीजिए मेरा 3 बार वो हेड आ रहा है, मुझे ऑब्ज़र्व करना है। मैंने टोटल कितनी बार फेंका है? 10 बार फेंका है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल अप्रोच की जब बात करते हैं बेटा, ये आ जाता है 3/10। तो वो प्रोबेबिलिटी हेड आने की जो होती है वो आ जाएगी 3/10। वहीं पे क्लासिकल अप्रोच को थोड़ा-सा और अच्छे भाषा में ये हम लोग जनरल वे में प पकड़ते हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना? कि ये फेवरेबल है, ये हमारे जो हम लोग चाहते हैं, फेवर में हमारा जो इच्छा है, कितनी बार इच्छा हमारी पूर्ति हो रही है, फेवरेबल आउटकम्स और डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने नंबर के आपके आउटकम्स हैं, इन चीज़ों को लिखते थे। देखिए दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, फ़ेवरेबल हमारे फ़ेवर में मुझे हेड चाहिए था भाई, मेरे फ़ेवर में 3 बार हेड आया है और टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स थे भाई? मेरे पास टोटल 10 आउटकम्स आने थे।
क्यों? क्योंकि 10 बार सिक्का फेंका था, कि सिक्का जब फेंकूँगा तो वो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मेरा उसमें 3 बार हेड आया है, 7 बार टेल आया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 3/10। समझ गए ना? अब चलिए, एक चीज़ और समझ लेते हैं भाई, एक चीज़ और समझ लेते हैं। समान रूप से एक ये एक तरह का वो समझ लीजिएगा थ्योरम है, ठीक है ना? समान रूप से संभावित परिणाम की संभावना, ठीक है? समान रूप से संभावित परिणाम की संभावना, ठीक है? तो जैसे मैंने मान लो कि अब इसी को इंग्लिश में थोड़ा-सा इसको मेंशन कर दे रहा हूँ कि एक्चुअल में इसको इंग्लिश में कहते क्या हैं? तो 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इसके लिए थोड़ा-सा एक कलर का पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? तो इससे आपको समझने में आसान हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली ये सपोर्ट नहीं किया भाई। चलिए इसी से लिखते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है ना? इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इसको समझिएगा, मतलब जो परीक्षण आप कर रहे हैं, जो आप घटना को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके घटित होने की कंडीशन समान है। जैसे जैसे मैं कह दूँ कि मैंने एक अब इसको पहले समझ तो लीजिए भाई कि ये एक्चुअल में होता क्या है? सूत्र तो हम लोग लिख लेंगे। जैसे मैंने कहा एक डाइस को फेंका, डाइस को फेंकने के बाद मेरे पास 6 ऑप्शन आते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर आएगा 6। अब मैं किसी एक के आने के जब ऑब्ज़र्व करूँगा कि एक कितनी बार आ सकता है, जब आप इस क्लासिकल अप्रोच का यूज़ करेंगे, तो ये इसकी जो चांसेज़ है ना, वो 6 में से 1 ही बार है। 6 में से चूँकि हमारे पास टोटल 6 प्रकार के चांसेस थे, उन 6 चांसेस में से 1 आने की संभावना तो 1 ही बार है। वैसे ही 2 आने की संभावना 1 ही बार है, 3 आने की संभावना 1 ही बार है, 4 आने की संभावना 1 ही बार है, 5 आने की संभावना 1 ही बार है और 6 आने की भी संभावना 1 ही बार है। तो ऐसे प्रशिक्षण जिसमें हर एक जो आउटकम पॉसिबल आउटकम्स है, जो आपकी संभावित जो आने की रिज़ल्ट आने की जो आउटकम्स हैं, वो सभी समान रखते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है ना? समान रूप से संभावित आउटकम्स। जैसे मैंने कहा कि मैंने डाइस को फेंका। अब इन सभी डाइस को ये मान लीजिए थे इवेंट इवन है, ठीक है ना? या मैं एसआई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये एस1 है, एस1, ये आपका एस2, ये आपका एस3, ये आपका एस4 और ये आपका एस5 और ये आपका एस6। तो प्रोबेबिलिटी इन सभी की, तो ये सैंपल स्पेस जो हैं वो 6 प्रकार के आपके सैंपल इनसे बने हुए हैं, S2, S3, S4, S5 और S6, ठीक है? ये 6 प्रकार की संभावना से मिलकर बने हुए हैं। तो इनकी जब मान लेते हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, इनकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इक्वल टू, ये देखिए सभी की प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी बेटा? इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी? समान रहेंगी। S4 इक्वल टू S5 प्रोबेबिलिटी ऑफ S6, ये सभी की प्रोबेबिलिटियाँ क्या हैं? समान रहेंगी। मान लेते हैं इन सभी की प्रोबेबिलिटी P, जिसका मान आपको पता है, चूँकि एक ही बार ये पॉसिबल है और टोटल 6 प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ है। तो इन सभी की पॉसिबिलिटीज़ क्या है? 1/6 है। तो एक बात को याद रखिएगा, मैं इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को जब जोड़ दूँगा, ये आपने याद रखना है भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है। आप इसको इम्पोर्टेंट के टर्म तौर पे इसको मेंशन करके रखिएगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है कि आप इन सभी को जब एक साथ जोड़ेंगे, जब भी मतलब अब मैंने इसमें जो डाइस फेंका जो मेरे पास तो 6 ही आउटकम्स थे ना, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं ऐसा क्रिया कर रहा हूँ जिसमें वो कागज़ के पुर्ची पे ए, बी, सी, डी करके टोटल 26 पुर्चियाँ बना रहा हूँ। मुझे अब एग्ज़ैक्टली मेरी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, तो एग्ज़ैक्टली मैंने 6 लिए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार 6 ही लिए आ जाए। ठीक है? अब उसमें से सिलेक्शन कर लेते हैं, तो मैं मान लेता हूँ संख्याएँ
बहुत बढ़ सकती है। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 हैं, यहाँ 6 लिखा रहना चाहिए था, लेकिन चूँकि ये मैंने बहुत बड़ा लिया है तो इसलिए ये ज़्यादा होगा। इन सभी को सब आप एक साथ जोड़ देते हैं, इन सभी को जब आप एक साथ जोड़ेंगे 1/6, 1/6, 1/6 चूँकि 6 बार जुड़े हैं, तो इन सभी को जोड़ने के बाद आपका जो मान आ जाएगा ना बेटा, वो सदैव किसके बराबर होगा? वो सदैव बराबर होगा आपका 1 के बराबर। किसके? 1 के बराबर। ये आपने याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ तो मैं अब दूसरा इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा कंटिन्यू करने के लिए अब जैसे मैं आपके पास 2 कंडीशंस रख रहा हूँ, ठीक ना? मैं 2 कंडीशंस रख रहा हूँ कि मान लेते हैं कोई एक सैंपल स्पेस है, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी का बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है। मान लेते हैं कोई एक सैंपल स्पेस है और सैंपल स्पेस के अंदर टोटल पॉसिबिलिटीज़ आपकी n है और वहाँ पे मैं किसी घटना के घटित होने की जो चांसेस हैं वो आपके n है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यानी कि इस घटना के घटित होने की संभावनाएं जो हैं वो होती हैं नंबर कितनी बार वो घटना घटित हो रही है और टोटल कितनी बार घटनाएं घटित हो रही हैं ये घटना कितनी बार घटित हो रही है और टोटल कितनी प्रकार से ये घटनाएं घटित हो सकती हैं तो ये आ जा गया बेटा m/n नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई ठीक है ना और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक एक आप लोगों से शिकायत है भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं तो भाई थोड़ा-सा हमारा भी सहयोग करते रहिए ना। हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे तो जब मोटिवेशन मिलता है तो पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है? अब मैं इस वीडियो को छोटा भी करने का सोच रहा हूँ ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और कम से कम समय में आप पढ़ सको। अब वीडियो पूरा पढ़ा करिए भाई। चलिए, ये टर्म आपका कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब मैं एक नया यहाँ पे मैं शब्दों को तोड़ने वाला काम कर रहा हूँ भाई, कि कितने प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाता है। अब घटना की संभावना एक अलग टर्म है। घटना की संभावना, घटना की संभावना को आप लोग पढ़ते हो, पेपर में दिया जाता है, किताबों में लिखा है। आप इसको पढ़ते हो आर्ट्स ऑफ एन इवेंट, आर्ट्स ऑफ एन इवेंट, ठीक ना? अब किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है और वहीं पर घटना के न घटित होने की संभावना। अब घटना घटित हो रही है तो ये 2 प्रकार से घटनाएँ घटित होंगी। ठीक है? कितने प्रकार से घटित होंगी भई? 2 प्रकार से घटित होगी। एक घटना के पक्ष में, ठीक ना? ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट, इन फेवर ऑफ इवेंट और एक होगा ऑड्स इन अगेंस्ट इवेंट। ठीक ना? ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। ये 2 टर्म्स हैं भाई, बहुत-बहुत प्यारी चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों को समझ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है ना? अब मेरी बात को थोड़ा-सा और ईमानदारी से और गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या कहना है, इस शब्द का क्या मतलब है, इसको समझिएगा। देखिए, कोई घटना जब हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, तो घटनाएँ जैसे हमने कहा ना कि कोई प्रशिक्षण, कोई परीक्षण कुछ भी किया, तो उसके रिज़ल्ट आने के जैसे मैंने द ऐसा होता है कि डिस्कवरी कर रहे हैं, तो डिस्कवरी कोई करते हुए, कोई खोज करते हुए, उस चीज़ को होने की कई प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो वो कई बार वो सफलताएँ देंगी भी और कई बार सफलताएँ नहीं भी देंगी। जैसे अभी आप लोगों ने 10 बार सिक्के फेंके थे और सिक्के फेंकने के पे वो 3 बार आपका हेड आया था ना? 3 बार क्या आया था? हेड आया था और 7 बार क्या आया था? टेल आया था। ठीक है ना? 3 बार हेड आया था और 7 बार टेल आया था। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने इवेंट माँगना है, इवेंट जो घटना मैंने ऑब्ज़र्व करना है उसको क्या कहा था मैंने? हेड कहा था। अब ये इस इवेंट को मैं मान लो कि ई से रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर
फ़ेवर में हेड आने के फ़ेवर में हेड आने के फ़ेवर को मैं दर्शाता हूँ एम से। फ़ेवर में आने की संभावनाएँ कितनी बार है बेटा? 3 बार। और अगेंस्ट में आने की संभावना कितनी है बार है? 7 बार। अब 3 बार आया है हेड, 7 बार आया है टेल। अब मैं कह दूँ ऑड्स इन द फ़ेवर ऑफ इवेंट, यानी कि घटना के पक्ष में संभावना, घटना के पक्ष में संभावना। और यहाँ पर घटना के विपक्ष या प्रतिकूलताओं में संभावना। ठीक है? ये 2 प्रकार की चीज़ें हो गई। अब ऐसे में आपको कुछ इवेंट जैसे दे दे कि मैंने सिक्के को 10 बार उछाला, तो वो जो हमारा घटना है, यानी कि हेड आने की, पट आने की, जो भी हिंदी में कहते हैं, उसके होने की 3 बार और ना होने की 7 बार संभावना है। तो इसको रिप्रेज़ेंट किया जाता है रेशियो में, किसमें? रेशियो में 3 रेशियो 7, ठीक ना? होने और ना होने की। तो ये 3 बार हो रहा है, 7 बार ना होने नहीं हो रहा है। तो फ़ेवर वाले को हम कैसे लिखते हैं बेटा? तो फ़ेवर वाले को लिखते हैं हम लोग एम कितनी बार हो रहा है और टोटल कितनी बार हुआ है, एम प्लस एन। और विपक्ष में जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। समझे ना? तो यहाँ पर आप इसका उत्तर जब निकालेंगे तो ये 3 बार घटनाएँ घटित हो रही हैं और टोटल कितनी बार हुआ, 3 प्लस 7। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही 7 बार नहीं घटित हो रही है और एम प्लस एन यानी कि 3 प्लस 7। तो यहाँ पर उत्तर न होने की जो संभावनाएँ हैं वो 7/10 है और होने की संभावनाएँ कितनी बार हैं बेटा, 3/10। तो ये आपने समझना है, जब आपको घटनाएँ रेशियो वाइज़ देंगी तब आप कैसे इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग थोड़ा-सा एडिशन रूल पढ़ते हैं और वहीं पर अपना ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो, मुझे मेरा जो प्लानिंग थी कि मैं इसको हाफ आवर में ये वाला सेक्शन कंप्लीट करूँगा, तो मैं कंप्लीट करते ही, चूँकि आपको थोड़ा-सा इसको सोचने के लिए थोड़ा-सा समय मुझे भी लगता है, आपको भी लगेगा, मुझे जो उम्मीद है, तो थोड़ा-सा हम लोग समय लेंगे और समय लेने के बाद जैसे ही हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही हम क्या करेंगे बेटा, अगले सेक्शन की तैयारी करेंगे। और उसके लिए आप थोड़ा-सा इंतज़ार करते रहिएगा, मैं इसका प्रीमियर लगाऊँगा, प्रीमियर आपको ध्यान देना है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन ऑन करके रखिएगा, नोटिफ़िकेशन लगेगा ना तो आपको सारी सूचनाएँ मिलती रहेंगी। तो अगला टर्म है एडिशन रूल। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसी को कहते हैं प्रायिकता का योग का नियम। प्रायिकता का योग का नियम। अब इसको समझिएगा भाई, प्रायिकता का योग का नियम क्या होता है? ठीक है? तो किसी भी चीज़ के होने की, न होने की, जैसे मैं यहाँ पर 2 प्रकार के इवेंट ले रहा हूँ और ये सभी सेट से हैं। इवेंट ए है एंड इवेंट बी है। 2 घटनाएँ हैं, ए और बी। दोनों के एक साथ घटित होने की संभावना है, ए यूनियन बी, ठीक है ना? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी को, यूनियन को ही हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यूनियन को ही हम लोग दर्शाते थे और से, किससे? और से। और ये हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे, ये और एंड ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब 3 वाली घटनाएँ हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और जो लास्ट मैं बताने जा रहा हूँ भाई, अब यहीं पर अपना सेक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। और वो लास्ट टर्म क्या है? लास्ट है आपका, एक मिनट, लास्ट चीजें हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटनाओं के पूरक घटनाओं की प्रायिकता। पूरक घटनाओं, पूरक होता है ना कि विपक्ष में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे मैंने अभी सबसे बेस्ट तो अपना वही है भाई, मेरे को सबसे बेहतरीन उदाहरण जो हमको आसानी से समझ में आ जाए मुझे वही लगता है कि मैंने सिक्के को 10 बार फेंका तो हेड आना, ये मेरी संभावना है जो मेरी इच्छा है, और उसका पूरक हो गया टेल आ जाना। तो पूरक घटनाओं का मतलब हो गया कि विपक्ष में हो रही घटना। अब मैं कह रहा हूँ कोई पूरक में, जैसे इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना भाई, तो जैसे किसी भी न होने की या पूरक या विपक्ष में होने की जो प्रायिकता होती है, आप डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे एक से होने की संभावनाओं को घटाकर। एक से आप घटा देंगे, आपको पूरक की घटनाएं मिल जाएंगी। ठीक है? अच्छा, अगर कोई दो इवेंट्स हैं और दोनों इवेंट एक दूसरे का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ये याद रखिएगा, अगर एक दूसरे की सहायता से ही बना है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जैसे मेरे पास से ये मैंने पासे को फेंका, और पासे फेंकने के बाद इवेंट ए जो है बेटा वो क्या है? एक प्राइम नंबर, और बी जो है वो क्या है? इवन नंबर। तो ये बताइएगा, ए जो है वो क्या है भाई? ए जो है वो बी का ही तो पार्ट है। वो इस तरीके से ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है, कोई एक घटना दूसरे का सबसेट है, किसी उसी का भाग है, तो ये याद रखिएगा कि उसका जो प्रायिकता होगी वो सदैव छोटा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये टर्म आपने याद रखना। ठीक है ना? ऐसे ही ऐसे ही मैंने अब जो चीजें बता रहा हूँ इसको पहले बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने इसका वेन डायग्राम बना के भी बनाया था। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अब इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि ये थोड़ा-सा आपके सेट का एक डी मॉर्गन्स रूल था, वहाँ से ही इसको उठाया गया है। तो डी मॉर्गन्स वाले नियम को थोड़ा-सा गौर से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखिएगा, बस यहीं पर आपका ये चीजें कंप्लीट होती हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे भी और दूसरों को सहायता भी करेंगे, दूसरों को रेकमेंड भी करेंगे और हमारा भी सहयोग करेंगे। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। तो आगे के लिए आप वेट कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेरे लिए थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, दैट इज़ आप लोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बढ़ाइए, वॉच टाइम, ताकि हम आप लोगों के लिए यूं ही चीज़ों को मुहैया कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।